11 बेटा हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 430 पर। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली, अ सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का सीनियर सिटीजन है उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल बेटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। Whose during the tax year ended on 30th June 2021 derived income from the following sources। तो पेपर पॉइंट में से काफ़ी आइटम्स हैं इसमें, इस वजह से हम इसे करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। जरूरी नहीं कि सारे का सारा क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए, इसमें से कुछ आइटम आ जाएंगे वो स्किप कर देगा, लेकिन ये बड़ी इसमें ऐसी आइटम है जो सिर्फ इस क्वेश्चन में है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले देखिए जी मिस्टर मोहम्मद अली एक सीनियर सिटीजन है, उसके पास सबसे पहले उसकी बेसिक इनकम है ये सैलरी इनकम है 18,50,000। तो सैलरी जो है ये पूरी टैक्सेबल है 18,50,000। तरतीब से चलते जाएं। उसके बाद एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस LFA या रिटर्न टिकट हों, तो एक ही मतलब है इसका। एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस कंपनी की तरफ से मिल रहा है 55,000 इनकम फ्रॉम सैलरी की आइटम है, पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन की रकम है 9,50,000। नो ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि लोन की रकम का 10 लाख से ज्यादा होना जरूरी है, फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पर लोन की रकम 10 लाख से कम है, बिकॉज अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन 10 lakh। लोन की रकम 10 लाख से कम है, इस वजह से इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये 11 लाख होती, 10,50,000 होती तो इंटरेस्ट फ्री लोन था ना, तो हमने 10% देना था, वो टैक्सेबल हो जाना था। उसके बाद ओवर टाइम पेमेंट रिसीव 60,000। ओवर टाइम पेमेंट फुली टैक्सेबल है बेटा। ओवर टाइम पेमेंट है 60,000। Conveyance provided by the employer partly for personal and partly for official use। So ये encashment of leave prepaid to the retirement, encashment of leave fully taxable। हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा होता तो एग्जैक्ट हो जाता, तो बताया नहीं हुआ तो हम इसे प्राइवेट ही समझेंगे और ये fully taxable होगा। encashment of leave मैंने बताया था इसके बारे में। प्रीपेड टू द रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट से पहले एम्प्लॉय को छुट्टियां मिलती हैं ताकि वो रिटायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले और आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले सके। तो ये फुली टैक्सेबल है 1,80,000। उसके बाद देखा भाई कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। तो कन्वेंस की वैल्यू का 5% आपने लेना है, कन्वेंस की वैल्यू का। अब कन्वेंस की वैल्यू अगर गिवन ना हो तो हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ जी द एम्प्लॉयर टुक दिस कार फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी एंड एनुअल लीज रेंटल। एनुअल लीज रेंटल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार आपको दी हुई है 9 लाख रुपीज। तो कार की वैल्यू का 5% है। एनुअल लीज रेंटल से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पस, दोनों पर्पस के लिए कन्वेंस प्रोवाइड की गई है। तो कन्वेंस की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% टैक्सेबल हो जाएगा। 5% कितना आएगा जी? 45,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ जी फ्यूल अमाउंट रीइंबर्समेंट एज पर द कंपनी पॉलिसी। फ्यूल की अमाउंट जो रीइंबर्स हुई है कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको फ्यूल दिया गया था, वो फ्यूल की जितनी कॉस्ट आपकी लगी वो रीइंबर्स कर दी गई, दैट इज फुली एग्जैम्प्ट, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको फ्यूल मिल रहा है। फ्यूल अमाउंट रीइंबर्स
70,000 फुली एग्जाम्ड है। आगे चल लिखा हुआ है ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। आपने पढ़ा है अगर कमिश्नर से अप्रूव हो तो फुली एग्जाम्ड है, बोर्ड से अप्रूव हो तो 3 लाख तक एग्जाम्ड है। ग्रेचुटी फ्रॉम एम्प्लॉयर 4,50,000 की ग्रेचुटी है, अप्रूव्ड बाय बोर्ड है। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, बोर्ड से अप्रूव्ड होगी तो 3 लाख तक एग्जाम्ड है। सारी एग्जाम नहीं है, एग्जाम्ड अप टू ₹3 लाख। तो ये 1,50,000 बाकी बचता है, ये टैक्सेबल हो जाए। 4,50,000 में से 3 लाख एग्जाम्ड है, बाकी 1,50,000 बेटा वो टैक्सेबल हो जाए। उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड करता तो एग्जाम होता, अब हमें नहीं पता कि अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड किया तो फुली टैक्सेबल होगा जी। रीइंबर्समेंट ऑफ वापस हो गए, यानी जो आपने बिल जमा करवाए थे ना उसकी पेमेंट कंपनी ने आपको वापस कर दी है। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रीइंबर्समेंट हो गई है जी, फुली टैक्सेबल है 28,000। उसके बाद लिखा है इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे लिखी जाएगी, इसको मार्क कर लिया हमने, 9th आइटम है। फिर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेबल लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये याद रखें प्रॉपर्टी का जो पिछले साल का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का जो पिछले साल का लॉस है वो करंट ईयर में एडजस्टेबल नहीं होता। बिजनेस का लॉस वो एडजस्टेबल होता है, प्रॉपर्टी का पिछले साल का लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। हाँ करंट ईयर में अगर 2 प्रॉपर्टीज हो, एक प्रॉपर्टी में से फायदा हुआ है दूसरे में से लॉस हो गया है, वो एडजस्ट हो सकता है। प्रीवियस ईयर का लॉस एडजस्टेबल नहीं है, ये पूरा हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मेट में। उसके बाद बेटा इसको मार्क करना, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आइटम है, पता हो भैया आपको कि ये चीजें उससे रिलेटेड हैं। हाँ बाद में क्या लिखा हुआ है रेंटल इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज अटैच विद बिल्डिंग। 24,000 रुपया रेंटल इनकम है जो आपने फैसिलिटी साथ रेंट आउट की है। मैंने कहा था ना सिक्योरिटी की फैसिलिटी, गैस बिजली पानी की सहूलत, ये भी आप साथ दे सकते हैं। या अदर फैसिलिटीज आप दे सकते हैं जब आप प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं, उसका किराया आप अलहदा दे रहे हैं। तो जो अदर रेंट आपको मिला ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है बेटा। फैसिलिटीज होती है ना, अम्यूनिटीज और फैसिलिटीज जो आप अलहदा से प्रोवाइड करते हैं, उसका जो रेंट आप वसूल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा जाता है, इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस की आइटम है बेटा, उसमें से लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस माइनस किया जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में से लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस माइनस किया जाता है। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की आइटम है, इन दोनों को भी मार्क कर दिया जी हमने। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, होल्डिंग पीरियड है मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ हो तो 25% एग्जैम्प्ट होता है कैपिटल गेन में, तो इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद ज़कात डिडक्टेड, टोटल इनकम ऐसे माइनस होगी। प्राइस ऑफर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ सेल इस पर 20% ऐसा ही एफटीआर की आइटम है। जितने भी प्राइजेस मिलते हैं सेल प्रमोशन के ये एफटीआर में आते हैं, इन पर 20% टैक्स होता है बेटा। शेयर फ्रॉम ये भी आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। टैक्स डेबिटेड एट सोर्स आप जानते हैं 8 स्टेप में आता है टैक्स डेबिटेड एट सोर्स में। 9 से लेकर 17 तक हर चीज़ को हम मार्क कर रहे हैं, उनका हम सैलरी से रिलेटेड नहीं है, उसको मैं मार्क करता जा रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी से जो बोनस शेयर मिलते हैं इन पर 5% एफटीआर में जाकर टैक्स लगता है। एफटीआर में ना ये सैलरी है, ना प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, ना कैपिटल गेन, ना अदर सोर्सेज। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, फुली एग्जाम्प्ट होती है। उसके बाद 2 पेंशन, हमने पढ़ा था जो कम वाली पेंशन है वो टैक्सेबल है, ज़्यादा वाली एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये शर्त नीचे पड़ी थी कि अगर उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो बेशक उसको 2 पेंशन मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, सारी एग्जाम्प्ट हो जाती है। ये तो क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है वो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन का मतलब है उसकी उम्र 60 साल और उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जितनी मर्जी पेंशन मिल रही होगी ना सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी पे लिखना है। टू पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, कितनी पेंशन मिल रही है जी? 1,20,000 है, 1,20,000 है और 1
1,50,000 दोनों एग्जाम हो जाएंगे, नथिंग इज टैक्स, फुली एग्जाम। बिकॉज ऑफ सीनियर सिटीजन ही होता है ना जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होती है, तो सीनियर सिटीजन को जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है उसके लिए जितनी मर्जी पेंशन हो वो सारी की सारी एग्जाम होती है। मतलब विनिंग अ कार थ्रू कंपटीशन, कंपटीशन जो है ये इससे जो विनिंग्स होती है ये एफटीआर में आती है, इन पर 20% टैक्स होता है। मतलब गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन की बेटा आइटम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 का मतलब है 2021 में, अभी 6 महीने से हुए हैं। तो आपने ऐसी प्रॉपर्टी बेच दी है और मुनाफा आया है, इसके बारे में आपने कैपिटल गेन में पढ़ा है कि अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर हुआ ना तो फुली टैक्सेबल है। कितना टैक्स लगेगा? 100% अमाउंट टैक्सेबल है। गेन्स का टैक्स का टेबल आपको दिया हुआ है, 2.5% टैक्स होता है अगर गेन की रकम 50 लाख तक हो। ये भी एफटीआर की आइटम, सॉरी कैपिटल गेन की आइटम है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक में होनी है जाकर। उसके बाद 23वीं आइटम देखेंगे, 23rd अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट परचेज शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। इस पर बेटा एवरेज रिलीफ मिलती है। फिर लिखा हुआ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने की कोई रिलीफ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदने की। लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने की रिलीफ है आपको प्राइवेटाइजेशन कमीशन से जो आप खरीदते हैं। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर जितना पैसा आप खर्च करते हैं इसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलती है। और फिर लिखा हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको याद होगा लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस और स्कूप्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, इन तीनों में से एक में रिलीफ मिलनी है। टोटल 4 चीज़ें बनती हैं, 6 हैं। पहली वाली में 3 आती हैं, एक इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्कूप्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। इन तीनों में से किसी एक पर रिलीफ मिलनी है जो बड़ी रकम होगी। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और लिखा हुआ ना परचेज और शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन दोनों में देखा जाएगा जिसकी रकम बड़ी है उस पर एवरेज रिलीफ दी जाएगी। हमने पूरा क्वेश्चन बेटा पढ़ लिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड यही आइटम के पास। तो यहाँ तक टोटल करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ा गया और सैलरी इनकम भी कंप्लीट होगी। यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास आ जाएगी टोटल सैलरी इनकम। यहाँ तक टोटल करें आ जाएगी टोटल सैलरी इनकम कि बेटा कितनी आएगी टोटल सैलरी इनकम? 23,68,000 बुक में लिखा हुआ है, मामला चेक करिए, यही आता है 23,68,000 ही आता है। तो ये आ गई टोटल सैलरी इनकम। टोटल सैलरी के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या देनी है आपने? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में सारे सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज भी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग है सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेकिन जो आपने चीजें मार्क की हुई ना इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी आपको एज अ गिफ्ट मिली थी ना उसको आपने रेंट आउट किया हुआ है। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर मिले ना आपको तो अदर सोर्सेज में आती है, फुली एग्जाम्ड है। जब उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को आप किराए पर दे दें, गिफ्टेड प्रॉपर्टी को जब किराए पर दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी। कितनी है बेटा इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी? 2,50,000। ये टैक्सेबल है अंडर सेपरेट ब्लॉक इनकम, टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये प्रॉपर्टी के टैक्स रेट डिफरेंट है। लिखा हुआ प्रीवियस ईयर लॉस, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर्स लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसकी बेटा कोई ट्रीटमेंट नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब है करंट ईयर का लॉस होगा तो जैसे होगा, पिछले साल के लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अलावा प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ भी नहीं है जी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट हेडिंग पर, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस।
सैलरी को पढ़ रहे होना है, सैलरी की ट्रीटमेंट साथ साथ कर रहे होनी है, तो बड़े ध्यान से कैसे पढ़ना है, चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड दो आइटम थी बेटा, एक था प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और एक है लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर आपके एक से ज़्यादा स्पेकुलेशन बिजनेस हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, एक स्पेकुलेशन बिजनेस से जो गेन हुआ है उसे लिखें। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना मिला, 85,000। इसमें से अदर बिजनेस, अदर स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को माइनस करते हैं। लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस कितना बेटा, लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस है 60,000। प्रॉफिट में से लॉस माइनस होगा, रिमेनिंग जो गेन होगा ना वो आप लिखेंगे आउटपुट में। अगर प्रॉफिट ना होगा तो इस गेन को किसी और में से एडजस्ट हमने नहीं करना था। पैक किया है ये जो रेंट है ना, ये किसका रेंट है, देखिए प्रॉपर्टी का रेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी के साथ जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनका रेंट है, वो अदर सोर्स में आता है। प्रॉपर्टी का रेंट ना तो फैसिलिटीज़ हैं, सिक्योरिटी की फैसिलिटी है, बाकी फैसिलिटी है, उनका रेंट है, वो भी साथ आएगा, तो अदर सोर्स में आएगा। बेटा यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस की सिर्फ ये दो ही आइटम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद नेक्स्ट एडिंग करनी है आपने कैपिटल गेन्स। ध्यान रखें स्टैंड थोड़ा अगर कुछ चीज़ रखते हैं मतलब ये बाहर आपके पास इसको भी लाइन आ रहा। कैपिटल गेन सेक्शन 37, कैपिटल गेन सेक्शन 37, तो जिन जिन को मार्क किया वाला सिर्फ उनको देखें शाबाश। उसमें देखें जी इनको मार्क किया उनको ढूंढे एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी। इनहेरिटेड ज्वेलरी को बेचकर गेन हुआ 48,000। बेटा इसका होल्डिंग पीरियड लिखा हुआ है मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ का मतलब 25% एग्जैम्प्ट होगा, लेस एग्जैम्प्ट अप टू 25%। इसका 25% लेकर माइनस कर दे कितना आएगा, 12,000। इसका 25% लेकर 12,000 आएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ है, लेस देन 12 मंथ होगा तो फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद ज़कात रखनी है, फिर प्राइस बॉन्ड है, सॉरी प्राइस ऑफर कॉस्ट प्रमोशन ऑफ सेल है, टैक्स डिक्लेयर्ड सोर्स है, बोनस शेयर है, एग्रीकल्चर इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेटा लिखा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। जो फॉर्मेट बेटा मैंने आपको दिया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे ना, जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें जो एंड पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है ना, पिछले साल वाला टेबल और पिछले साल वाली कैपिटल गेन ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन हाउस के ट्रीटमेंट ली हुई है। हाँ, जो आपके पास फॉर्मेट का पेज नंबर जिसमें कैपिटल गेन की इनकम लिखी हुई है, वो फॉर्मेट का पेज नंबर कौन सा बनता है बेटा, सब लोग देख रहे थे, जो फॉर्मेट का पेज नंबर है 10, उसमें बिल्कुल ठीक करंट ईयर के मुताबिक लिखा हुआ है, होना तो ये चाहिए था। इसको एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट करना था वहां पर, इसको एज इट इज हमने पेज नंबर 10 पर जो कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट लिखी हुई ना, पहला हाफ ऑफ पेज जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ पेज, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड हाउस, इसकी ट्रीटमेंट अब सेम हो चुकी हुई है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर मिस्टेक ये होगी ना, जब एंड पर हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्स ऐड करना था, पेज नंबर है बेटा, फॉर्मेट का पेज नंबर है 14, वहां पर मिस्टेक ये हो गई कि हमने वो पिछले साल वाली ट्रीटमेंट लिखी थी, ओपन प्लॉट की ज़्यादा लिख दी, कंस्ट्रक्टेड हाउस की ज़्यादा लिख दी, और टेबल भी पिछले साल वाला बन गया। ये एज इट इज पेज नंबर 10 वाला जो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब बात है सुने मेरी ध्यान से, फॉर्मेट में जो पेज नंबर 10 पर मैंने ट्रीटमेंट लिखी है, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओपन हाउस, ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड हाउस, और उसके नीचे 5 ट्रीटमेंट ए से लेकर ई तक लिखी हुई हैं, फिर टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होना चाहिए था पेज नंबर 14 पर।
सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर, लेकिन वो वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर गलती से पिछले साल वाला ही रह गया। मैं फॉर्मेट मैंने अपडेट कर दिया लैपटॉप पर। मैं आपको ग्रुप में ना कॉलेज के ग्रुप में जो बना हुआ है उसमें आज सेंड भी कर दूँगा। वो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपके खत्म हो जाएगी। ये 12 मैंने भी आपको समझा दी, ये समझा की बात की। तो ये कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होल्डिंग पीरियड, प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हुई है, प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हुई है, 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को 2020 को। हमारा साल 30 जून 2021 को खत्म हो रहा है। हमारा साल 30 जून 2021 को खत्म हो रहा है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी बनाए हुए तो भी 6 महीनों में, और 6 महीने में आपने जो बेच भी दिया है, तो इसका मतलब है 100% गेन टैक्सेबल होगा। कितनी अमाउंट है गेन की, 65,000। 100% गेन इज टैक्सेबल। कितना टैक्स है, यहाँ पर देखेंगे टैक्स अंडर के, यहाँ पर टैक्स नहीं लगना, प्रॉपर्टी के साथ पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ जाकर, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर। उसके बाद बेटा वो देखिए कैपिटल गेन की कोई और आइटम है बेटा, कैपिटल गेन के बिना और कोई आइटम नहीं है। नेक्स्ट 5th हेडिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दरमियान में देखें जी जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े, इसका मतलब है वो आप खुद करेंगे फॉर्मेट को देखकर। फॉर्मेट आपके पास है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यही चीज़ें रिपीट होती हैं, जो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज है ना, ज़्यादा नहीं आएगा ना, वो मैं खुद करवा रहा हूँ। इसका आप प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, ये सारी आइटम उनमें कवर हो जाएगी। आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें ज़रूर हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपने खुद घर से प्रैक्टिस करना है। एक दो मेडिकल्स दरमियान में जो रह जाएंगे वो खुद साथ साथ प्रैक्टिस करें। मैं मेजर करवा रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स हैं, अदरवाइज हर मेडिकल उसकी एडजस्टमेंट फॉर्मेट में लिखी हुई है। करना तो आपको खुद चाहिए था, मैं फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कैसे करना है आपने। तो मेजर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपने खुद करने हैं। 2, 3 और 20 के अलावा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा वो मैं एंड पर करवाऊँगा आपको, बाकी सब आप खुद कर सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं 11 तक किया ना हमने, तो आप रिमेनिंग वाले सेंटर वाले सारे क्वेश्चन खुद करेंगे। हमने 1 किया है, 6 किया और मैं अभी 11 करवा रहा हूँ। 2 और 3 के अलावा बाकी बचे 5 क्वेश्चन, वो आपने खुद करने हैं 11 तक पहुँचने में। उसके बाद बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखें, जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ देखें कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सबसे पहला जी रेंट फ्रॉम फैसिलिटीज अटैच्ड विद बिल्डिंग, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। रेंट फ्रॉम फैसिलिटीज अटैच्ड विद बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड की थी, उसका रेंट आपने वसूल किया है, वो आपकी इनकम है बेटा, पूरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तरतीब से चलिएगा, फिंगर आकर बेशक करें ताकि कोई आइटम मिस ना आपसे हो जाए। एक छोटी सी गलती देखें आपकी टोटल इनकम को गलत कर देगी। टोटल इनकम गलत होने का मतलब आगे कंप्यूटेशन का सारा प्रोसेस फिर गलत ही एक आंसर आएंगे। इसलिए कोई आइटम मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं मार्क कर देता हूँ चीज़ों को जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा हैं। देखिए बेटा प्रॉफिट और शेयर ऑफ इनहेरिटेड ज़कात फिर प्राइस में बताया, ये एफटीआर में आता है। शेयर फ्रॉम यूपी टैक्स डिडक्टेड, स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस शेयर, लिस्टेड कंपनी के ना बेटा, लिस्टेड कंपनी के बोनस शेयर एफटीआर में आते हैं, इनका 5% टैक्स होता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म, एग्रीकल्चर फॉर्म्स, एग्रीकल्चर फॉर्म जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और फुली एग्जैम्प्ट है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म कितना है बेटा, 10,000 फुली एग्जैम्प्ट। टू पेंशन, विनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, क्लेम फॉर रिपेयर, और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं बेटा। देखिए मैं है मुझे बताएं, और देखिए कोई इनकम है तो मुझे बताएं शाबाश। सिर्फ नोट नहीं करके जाएं, क्वेश्चन में भी साथ साथ ध्यान रखें हम कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। टोटल इनकम देखें जी यहाँ पर, इसके अलावा और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं थी, तो यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाती है। बताइए शाबाश, 23,68,000 सैलरी इनकम है, उसमें ऐड करें ये वाली इनकम, बताएं टोटल इनकम कितनी है। 24 लाख 50
टोटल इनकम आ गई जी 24,53,000। 24,53,000 आपके पास टोटल इनकम आ गई बेटा। टोटल इनकम जब आ रही है इसमें से 5 चीज़ें माइनस करनी है। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लास 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। पूरा क्वेश्चन हमने 2 बार अब तक पढ़ चुके हैं, 2-3 दफ़ा। सिर्फ ज़कात डिडक्टेड है, देखकर बताएं ज़कात डिडक्टेड कितनी है। 1 लाख रुपीज़। ज़कात डिडक्टेड माइनस करें बेटा तो आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ज़कात डिडक्टेड माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 23,53,000। जी बेटा, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आपने शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड करना है। ऐड शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। शेयर फ्रॉम ईओपी का शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपको दिया हुआ है 95,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में शेयर फ्रॉम ईओपी बेटा ऐड करें तो आपके पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कितनी आ गई टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस? 24,48,000। 24,48,000 आपके पास टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गई। यहाँ से कंप्यूटेशन शुरू हो जाए तो कंप्यूटेशन का फर्स्ट स्टेप, कंप्यूटेशन मतलब टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। कंप्यूटेशन का फर्स्ट स्टेप है कि इस वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम पर टैक्स निकाल रहे हैं? टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस पर टैक्स निकाल रहे हैं बेटा। ये 24,48,000 है कि कौन सी स्लैब में आता है। सब लोग देखें, फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, बुक में इस चैप्टर के शुरू में भी टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है। 24,48,000 देखिए कौन सी स्लैब में आ रहा है। तो ये फोर्थ स्लैब में आ रहा है। फोर्थ स्लैब में आ रहा है जिसकी रेंज है 18 लाख से लेकर 25 लाख तक। 18 लाख से 25 लाख तक रेंज है। इसका मतलब है 25 लाख से 18 लाख से तो ये स्लैब शुरू हो रही है। तो 18 लाख तक का फिक्स टैक्स दिया हुआ है। जो फिक्स टैक्स है ना बेटा, ये स्लैब जहाँ से शुरू होती है ना वहाँ तक का फिक्स टैक्स है। वहाँ तक का फिक्स टैक्स कितना जी? 90,000 रुपीज़। और साथ ही लिखा हुआ है 15% टैक्स होगा जी अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। 18 लाख से जितनी रकम ज़्यादा है, 18 लाख से जितनी रकम ज़्यादा है बेटा उस पर 5% 15% टैक्स होगा। हुआ है 6,48,000। 6,48,000 पर 15% टैक्स है बेटा 97,200। तो रेट पर्पल वाला टैक्स कितना आ गया आपके पास? 1,87,200। ये कंप्यूटेशन का पहला स्टेप था कि आपके पास रेट पर्पस वाला टैक्स आ गया। अब क्या करना है जी? सेकंड स्टेप, इस टैक्स को बदलना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के लिहाज से। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। ये रेट पर्पस वाली इनकम का टैक्स था, हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का टैक्स निकालना है बेटा। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का टैक्स निकालने का तरीका ये है, रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड कर दें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। रेट पर्पस वाला टैक्स है 1,87,200, इसको डिवाइड कर दें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ 24,48,000 के साथ, तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। हमें चाहिए एक्चुअल टैक्स पेएबल, तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें और जिस इनकम पर टैक्स निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बेटा एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। बताएं एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया 17 लाख
कितना आ रहा है? 1,79,000। तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया 1,79,935। ये सेकंड स्टेप था बेटा। थर्ड स्टेप क्या है? ये नहीं याद हो गया तो कोई फायदा नहीं बेटा यहाँ बैठने का, ये स्टेप सारे याद होने चाहिए। ये थर्ड स्टेप है सीनियर सिटीजन रिबेट। सीनियर सिटीजन को टैक्स में, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन को टैक्स में फ्लैट 50% रायत है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट अलाउड होगी क्योंकि टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो तो सीनियर सिटीजन रिबेट अलाउड नहीं होती। नॉट अलाउड बिकॉज एक्चुअल टैक्सेबल इनकम exceeds ₹10 lakh। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज्यादा है, दैट्स व्हाई सीनियर सिटीजन रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल आ जाएगा थर्ड स्टेप के बाद बेटा। एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया, कितना आ गया जी? 1,79,935। फोर्थ स्टेप इसके बाद आता है बेटा, दैट इज टीचर्स रिबेट, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सिक्स्थ स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो है ये है, मैंने बताया था पेपर में। और कोई एडजस्टमेंट आई है हमारे कंप्यूटेशन में, एवरेज रिलीफ जरूर आएगा, तो बड़े ध्यान से इसको याद रखिएगा। और आपको पता है एवरेज रिलीफ जो है ये भी मेजर पार्ट भी है जो लॉन्ग क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट जिन पर एवरेज रिलीफ मिलेगी? तो जिनको मार्क किया हुआ उनमें देखें जरा शाबाश, जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ बेटा उनको देखें शाबाश, जिन जिन पर एवरेज रिलीफ देनी है। परचेज ऑफ शेयर फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन, शेयर परचेज कितने हैं भला? 52,000 थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपने 52,000 रुपए के शेयर खरीदे, तो बेटा इसी पॉइंट में लाइफ इंश्योरेंस और स्कूक्स आते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस वो आपने खुद प्रीमियम पे किया हुआ है या आपके एम्प्लॉयड ने पे किया है, दोनों सूरतों में एवरेज रिलीफ मिलेगी बेटा। लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट है 25,000। बेटा याद रखें पहले पॉइंट में 3 पॉइंट आते हैं, तीनों में से एक में रिलीफ मिलती है। मैंने याद भी करवाया हुआ है एवरेज रिलीफ का पॉइंट, आपको फॉर्मेट में भी याद करवाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस और स्कूक्स ऑफर्ड, इन दोनों में से जो बड़ी वाली रकम है ना उस पर रिलीफ मिलनी है। 52,000 पर रिलीफ मिलेगी, 25,000 पर नहीं मिलेगी। ये तो एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा 3 और पॉइंट है। एक है जी डोनेशन टू द दो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है जी? कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड। और फोर्थ पॉइंट क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। इस पैसे में ना ही कंट्रीब्यूशन है टू द अप्रूव वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, ना ही इसमें कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस 55,000 की इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है? 55,000। इसका मतलब हुआ टोटल 1,07,000 पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। ये दोनों अमाउंट्स मिलाकर जिन पर एवरेज रिलीफ मिलनी है वो अमाउंट आ गई 1,07,000। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका ये है, मैंने उर्दू में भी लिखाया हुआ है आपको, कि अगर रेट पर्पज वाला टैक्स और रेट पर्पज वाली इनकम दी हुई है तो दोनों को डिवाइड करना है बेटा आपने। रेट पर्पज वाला टैक्स कितना है जी? 1,87,200। और रेट पर्पज वाली इनकम कितनी है जी? 24,48,000। अगर रेट पर्पज का टैक्स और रेट पर्पज वाली इनकम होगी तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जिस पर रिबेट देनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 1,07,000 पर रिबेट देनी है, उससे मल्टीप्लाई करें। अगर रेट पर्पज वाला टैक्स और रेट पर्पज वाली इनकम ना होती
तो हम पिछले स्टेप का टैक्स देते हैं, पिछले स्टेप की इनकम देते हैं और उनको डिवाइड करते हैं। ये बताएं साहब सर 8000 ये एवरेज रिलीफ टैक्स में ओस छूट आ गई बेटा 8182 रुपीस की टैक्स रिलीफ है, टैक्स में छूट है जो आ गई आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रॉस टैक्स पेएबल। तो जो आपका टैक्स है उसमें से 8182 माइनस करें तो ग्रॉस टैक्स पेएबल कितना आएगा जी 1,71,753 आपके पास ग्रॉस टैक्स पेएबल आ गया। ये 6 स्टेप था। 7 स्टेप है एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। मेरा सेपरेट ब्लॉक में आपको याद होना चाहिए 3 किस्म की आइटम आती हैं। सबसे पहले ये टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, पहली आइटम जो सेपरेट ब्लॉक में आती है। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम ये वो टैक्सेस हैं जिनके टैक्स रेट डिफरेंट थे। तो हमने किस में लिखना था सेपरेट ब्लॉक में। जैसे प्रॉपर्टी का टैक्स रेट, प्रॉपर्टी इनकम बेटा 2,50,000 बुक में प्रॉपर्टी का टैक्स रेट का टेबल भी दिया हुआ है, फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, अदरवाइज आपको पेपर में याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इनकम बेटा 2 लाख तक एग्जैम्प्ट होती है और 2 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है ना उस पर 5% टैक्स होगा। ये टैक्स रेट का टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। जब 5% टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 2500 रुपया। 2500 रुपया पहली आइटम जो सेपरेट ब्लॉक में आती है वो है प्रॉपर्टी। दूसरी आइटम जो सेपरेट ब्लॉक में बेटा आती है वो है कैपिटल गेन की आइटम। कैपिटल गेन की सिर्फ एक ही आइटम है जिसके साथ आपने लिखा हुआ है सेपरेट ब्लॉक। क्या है वो गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। इसके बारे में रूल भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल है या 1 साल से कम है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल होगी बेटा 65,000। 100% का मतलब ये है 65,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। अब कितना टैक्स लगेगा फॉर्मेट में आपको टैक्स रेट का टेबल भी दिया हुआ है कि 50 लाख का कैपिटल गेन होना तो उसका टैक्स होता है 2.5%। तो 2.5% इसका टैक्स रेट है। 65,000 पर 2.5% अप्लाई करें तो ये गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कैपिटल गेन का टैक्स आ जाएगा 16,250। 16,250 1625 आ जाएगा। ये कैपिटल गेन की आइटम का टैक्स। तीसरी अमाउंट यहाँ पर आती है वो है टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक। इसका में गोल्डन हैंडशेक नहीं है। 3 चीजें सेपरेट ब्लॉक में आती हैं, एक प्रॉपर्टी का टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स और गोल्डन हैंडशेक का टैक्स। गोल्डन हैंडशेक इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ तक बेटा आप ऐड करेंगे तो आपके पास नेट टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा। टोटल का लफ्ज़ इस तरह से लिखा है कि आप सारी इनकम का टैक्स आ गया है, सैलरी का भी, प्रॉपर्टी का भी, बिजनेस का भी, कैपिटल गेन का भी, अदर सोर्सेज का। जिन जिन का रहता था वो सारा टैक्स आपने ऐड कर लिया। ये बेटा ऐड करेंगे तो 1,71,753 में ऐड करेंगे भाई 2,500 और 1,625 1,75,878 तो ये आ गया नेट टोटल टैक्स पेएबल। नेट टोटल टैक्स पेएबल के बाद आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 8 दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसको टैक्स पेड इन एडवांस भी कहते हैं। वो टैक्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आप पे कर चुके होते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देखेंगे आपको क्वेश्चन में गिवन है, लिखा हुआ था जी आपके पास टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,60,000। देखें बुक में 17th नंबर आइटम है, 17th नंबर आइटम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 1,60,000 का टैक्स पता है हम एट सोर्स दे चुके हैं। जब इसको भी माइनस कर देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा
नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न जाएगा 15,878। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा आपके पास। अब लास्ट पर क्या करना है जी आपने, लास्ट पर क्या करना है जी, आपने एफटीआर की इनकम और उनका टैक्स लिखना है। वो जो टैक्स आपने निकाला जिसमें कोई चीज प्लस माइनस नहीं हो, वो जो आपने फाइनल टैक्स निकाला ना बेटा, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, वो टैक्स है जो आपने पे करना है। अब सबसे एंड पर आपने क्या करना है, टैक्स अंडर एफटीआर, ये वो टैक्सेस हैं जो आप पे कर चुके होते हैं। टैक्स अंडर एफटीआर, ये जस्ट आपने बताना होगा भाई हमारी ये एफटीआर की इनकम है, उनके इतने टैक्सेस हैं। याद रखें एफटीआर के टैक्सेस एट सोर्स कट चुके होते हैं। यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्म करना मकसद है टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई हमारी ये इनकम थी एफटीआर की और ये टैक्सेस हैं जो हम दे चुके हुए हैं। बताएं जी भाई एफटीआर में कौन कौन सी इनकम आएगी जी आपकी। एफटीआर में सबसे पहले आएगा जी टैक्स ऑन प्राइस ऑफर्ड बाय प्रमोशन, सेल प्रमोशन कंपनी, उसका टैक्स कितना होगा 20%। टैक्स ऑन प्राइस बाय प्रमोशन, कितना प्राइस था बेटा, 15,000 का प्राइस था। याद रखें इसका टैक्स होता है 20%। ये 3,000 रुपया एफटीआर का टैक्स है जो आप दे चुके हैं ऑलरेडी। 3,000 का टैक्स है जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद विनिंग द कार थ्रू कंपटीशन, कंपटीशन में कार जीती है, इसका भी 20% टैक्स होता है। विनिंग द कार थ्रू कंपटीशन, कार थ्रू कंपटीशन का बेटा 56,000। इसका टैक्स कितना है 2 लाख, अमाउंट है 2 लाख 80,000। इस पर टैक्स है 20%, आएगा जी 56,000। उसके बाद बेटा स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी था बेटा, ये भी एफटीआर में आ रहा है, इसका 5% टैक्स होता है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी से आपने बोनस शेयर रिसीव किया बेटा 20,000 के, इन पर 5% टैक्स होगा 1,000। तो ये एफटीआर का टैक्स बेटा आपके पास आ जाएगा 59,000 60,000 आपके पास एफटीआर का टैक्स आ गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बेटा लेंथिएस्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ट्रीटमेंट है। पेपर में मैंने बताया इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं आएंगी, इनमें से 7, 8, 10 वो स्किप कर देगा, बाकी दे देगा आपको। 15, 16 एडजस्टमेंट तो पेपर में लाजमी आती है, लेकिन आपने ये सारा समझना है, ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सबके ट्रीटमेंट सबके इफेक्ट्स का पता होना चाहिए। 11, 12 तक ये बेटा कितना मार्कअप दिया आपने 2,80,000, माइनस कर दें, माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। लिमिट्स भी होती हैं कि भाई इससे ज़्यादा रकम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट होती है। वो न्यूमेरिकल में इतने चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल और बड़ा कुछ न्यूमेरिकल में याद करते हैं, तो इन चक्रों में मत पढ़ें। जो भी ये 5 चीज़ें हैं तो माइनस कर दें, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 43,56,000। यस सर, 43,56,000 आ गई एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब क्या करना है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में क्या करते हैं बेटा, शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं है, इसका मतलब है यही इनकम हमारी फाइनल इनकम होगी। इसके नीचे आप डबल लाइन लगा लेनी है, इसमें और कोई इनकम ऐड नहीं होगी। तो पहले आप शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड करते थे, आती थी टैक्सेबल इनकम और रेट पर फिर आप उस पर टैक्स निकालते थे, नहीं याद आता है? क्योंकि रेट पर्पज वाली इनकम नहीं है तो रेट पर्पज वाला टैक्स भी नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे और वो है कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल।
कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेड। ये बेटा अब डायरेक्ट 43,56,000 पर टैक्स रेट का टेबल देखेंगे हम। 43,56,000 को टैक्स रेट के टेबल में देखेंगे किस स्लैब में आ रहा है। 43,56,000 को देखें किस स्लैब में आ रहा है बेटा। सब लोग जब मैं कहता हूँ सब लोग देखा करें ताकि पता चले टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। 43,56,000 बेटा स्लैब में आ रहा है जी, स्लैब नंबर 6 में, जिसकी रेंज है 35 लाख से लेकर 50 लाख। इसके बारे में लिखा हुआ है 35 लाख से, क्योंकि ये स्लैब शुरू हो रही है ना, तो 35 लाख तक फिक्स टैक्स है। क्योंकि ये स्लैब शुरू ही 35 लाख से हो रही है, तो 35 लाख तक फिक्स टैक्स कितना लिखा हुआ है? 3,70,000। और साथ क्या लिखा हुआ है कि 20% टैक्स है ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख। अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख का मतलब ये है 35 लाख से कितनी रकम ज्यादा है? 8 लाख 35 लाख से 8,56,000 ज्यादा है। इस पर कितना टैक्स है? 20%। जी बेटा 1 लाख तक 10,000। 1,71,200। तो ये दोनों को ऐड कर दें, आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल बेटा 5,41,000। वैसे में 26 आइटम थी, 26 आइटम्स थी। हर तरह की इनकम तकरीबन आपके पास है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ये दूसरा स्टेप था, क्योंकि हम डायरेक्ट दूसरे पे चले गए क्योंकि शेयर फ्रॉम यूपी नहीं था। तीसरा स्टेप क्या है? ये स्टेप तरतीब से याद होने चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं होना। एक भी कंप्यूटेशन में स्टेप चेंज हो गया ना, तीसरे को चौथे को तीसरे नंबर पे कर दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बाद वाला। 5,41,200। तीसरा स्टेप था सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन की रिबेट। वैसे में ना सीनियर सिटीजन है ना डिसेबल है। फोर्थ स्टेप है टीचर ठीक है ना, स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ है। आप बताएं एवरेज रिलीफ कौन सी अमाउंट पर देनी है? अमाउंट अलाउड और रिलीफ 6 आइटम पर मिलता है, लेकिन 4 पॉइंट आ जाते हैं ना। बताएं शाबाश किस किस पर रिलीफ देना है? इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर पर रिलीफ देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, स्कूल्स पर, तीनों नहीं है। फिर डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, वो है डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल 3,25,000, इस पर रिबेट देनी है। और बेटा बोले तो नहीं, किस पर रिबेट देनी है? कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, वो भी इस पैसे में नहीं है। चौथी चीज क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी इस पैसे में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये एक ही रकम है जिस पर एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ बेटा कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। जब वो ना हो इस पैसे में रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम नहीं है ना हो, तो तरीका मैंने बताया था आपको, जो मैंने बताया वो याद रखें। जब रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो, तो जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा, जो भी पिछले स्टेप का टैक्स होगा उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 43,56,000। ये नहीं मैंने कहा एक्चुअल टैक्सेबल, जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा उसको डिवाइड कर देना एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ और मल्टीप्लाई कर देना जिस पर रिलीफ देनी है। 3,25,000 पर रिबेट देनी है, 3,25,000 पर राहत देनी है। 3,25,000 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास एवरेज रिलीफ देखें कितनी आएगी? 40,379 आपके पास एवरेज रिलीफ आ गई।
यही आती है। Yes, sir, यही आती है। एवरेज लीव माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस टैक्स पेबल। माइनस करें शाबाश 5 लाख 5 लाख 5 लाख हाँ जी 5 लाख 821 5 लाख 821 है ना 5 लाख 40 Yes, sir. 40 माइनस करें तो 5 लाख 8821 आपके पास आ गया ग्रॉस टैक्स पेबल। ग्रॉस टैक्स पेबल आने के बाद ये 6 स्टेप था ना 7 स्टेप होगा ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में मैंने बार-बार बताया 3 चीजें आती हैं प्रॉपर्टी का टैक्स कैपिटल गेन का टैक्स और गोल्डन हैंडशेक का एवरेज टैक्स। सबसे पहले देखेंगे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ऑन बताएं शाबाश प्रॉपर्टी इनकम कौन सी है कितनी है बेटा प्रॉपर्टी इनकम 2,80,000। यस सर। प्रॉपर्टी इनकम का टैक्स रेट आपने खुद याद रखना है ये 2 लाख तक एग्जैक्ट है 2 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 80,000 ज्यादा है इस पर 5% टैक्स होगा वो आएगा 4,000 ये ऐड करना है आपने। उसके बाद कैपिटल गेन में देखिए सिर्फ एक ही आइटम है जिनका सेपरेट ब्लॉक में इफेक्ट होना है गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। पब्लिक कंपनी शेयर्स पर गेन का 50,000 इसका टैक्स पेड बनता है 15% वो आएगा 7,500। ये दूसरी आइटम है जो सेपरेट ब्लॉक में आती है तो यहाँ तक बेटा आप ऐड करेंगे तो आपके पास नेट एक्चुअल टैक्स पेबल आता है टोटल टैक्स पेबल। जी बेटा ब्लैक शाबाश 5,12,321 आ जाएगा आपका नेट एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल वो टोटल टैक्स आ गया ना Yes, sir. इसमें प्रॉपर्टी का टैक्स और कैपिटल गेन का टैक्स भी शामिल हो गया ये 7 स्टेप था 8-9 आखिरी स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस कर देंगे टैक्स डिडक्टेड पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो भी क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पर लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी सैलरी से कोई दो चीजें बोली लेकिन टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल भी था जिसको हमने मार्क किया हुआ है 3 है बल्कि एग्जामिनेशन रेम्युनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप भी है तीनों पॉइंट याद आ गया ठीक है रेम्युनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप इसका 10% टैक्स है जो एट सोर्स कट जाता है हमने मार्क भी किया हुआ है यही आइटम है ये टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल भी है और गोल्ड जो सैलरी में से टैक्स कटा है वो भी है सैलरी में से 5 लाख रुपए कटा है यस सर। उसके बाद टैक्स ऑन मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल पर कितना टैक्स कटा जी 1,800। उसके बाद क्या है जी रेम्युनरेशन ऑन एग्जामिनरशिप या टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी इसका 10% टैक्स एट सोर्स कटता है कितनी रेम्युनरेशन बेटा 25,000 की इस पर 10% टैक्स 2500 ये 2,500 आपका एट सोर्स कट चुका हुआ है 2,500 आपका एट सोर्स कट चुका हुआ है बेटा तो टोटल जो टैक्स एट सोर्स कटे हैं वो माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न ये बेटा कितना आ रहा है 5 लाख 5,43,300 ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है बेटा 5,43,300 तो नेट एक्चुअल टैक्स पेबल में से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस कर दें 8,021 आपके पास नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ रहा है 8,021 आपके पास नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ रहा है और सबसे एंड पर आपने इसके बाद जगह है उसके बाद लिख रहे बाद में जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहे टैक्स अंडर एफटीआर
फाइनल टैक्स रिजीम, टैक्स की एंड पर हो जाने वाली कैलकुलेशन, टैक्स अंडर एफटीआर। बेटा एफटीआर में देखिए कौन कौन से आइटम आते हैं जिनको मार के वन को देखना है आपने सिर्फ। डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बेटा फाइनल के लिए 15% टैक्स होता है, ये आपने याद रखना है। डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हमने क्योंकि सारे क्वेश्चन फाइनल्स के ही करते हैं, जब तक मेंशन ना हो तो फाइनल्स का जो डिविडेंड होता है उस पर 15% टैक्स होता है बेटा, 20,000 पर। जब आपको मिलता है ना डिविडेंड तो ये 15% टैक्स काट कर मिलता है 3,000। उसके बाद है विनिंग फ्रॉम रेफर, रेफर पर रेफर के लिए जो विनिंग आप करते हैं 20% टैक्स होता है, विनिंग फ्रॉम रेफर। कितनी अमाउंट है जी? 60,000। विनिंग फ्रॉम रेफर है जी 60,000, इस पर 20% टैक्स होता है, 12,000। आएगा 12,000। Yes sir. तो द प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इस पर 10% टैक्स होता है। प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट है बेटा 12,000 है, Yes sir. इसका 10% 10% टैक्स 12,000. आएगा 1200। इसके अलावा देखिए और कोई नहीं है एफटीआर की आइटम नहीं है, जहाँ तक टोटल कर दें टैक्स अंदर एफटीआर आ टैक्स अंदर एफटीआर आ जाएगा 16,001, जहाँ पर 14 मेडिकल का आपको कल फ्राइडे है, आपने घर से जब आना है कल तो कोशिश करनी कि 15 तक मेडिकल आपकी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अलावा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अलावा